जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं श्रवण दुबे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो अपने बहुत बड़े फ्लीट लगभग 450 एयरक्राफ्ट के साथ आज 5 दिनों से जमीन पर है। पिछले 5 दिन में 2000 से ऊपर फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हजारों लोग के सपने भी ध्वस्त हो चुके हैं। किसी की शादी छूट गई, किसी का इंटरव्यू छूट गया, किसी का मेडिकल इमरजेंसी फंसा हुआ है और कोई संज्ञान उस तरह का नहीं लिया जा रहा है, न इंडिगो के द्वारा न सरकार के द्वारा। ये बड़ी विडंबना है और इस बारे में मैं एक पुराना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बात 2007 की है, जब मैं दिल्ली में था। नवंबर का महीना था और मेरा एक इंटरव्यू था जैक्सन एयरलाइंस में। तब मैं कोयम्बतूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडहॉक लेक्चरर के तौर पे पढ़ाया करता था और नौकरी की तलाश में था। मैं जैक्सन एयरलाइंस में इंटरव्यू देने गया दिल्ली और संजोग से जो डायरेक्टर थे वहाँ के आर शर्मा, वो एयरफोर्स में हमारे चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर थे और ही वॉज माई फॉरमोस्ट इंटरव्यूअर। तो खैर वहाँ से मुझे ओके मिला एंड आई टुक टाइम। मैं बोला जनवरी 14 तक ज्वाइन कर पाऊंगा और उसी दिन शाम को ये हुआ कि मैंने एक रिज्यूमे भेजा था इंडिगो एयरलाइंस को और इंडिगो से कॉल आया मुझे। एंड द एचआर टीम की जो महिला थी उन्होंने कहा कि यू विल हैव टू टॉक टू आवर बॉस एंड ही वाज सम स्टीफेनो, फ्रेंच थे वो। एंड चूंकि तब मैं एमई किया था और उस समय आई वॉज क्वाइट अपडेटेड रिगार्डिंग एविएशन सेक्टर का जो भी नॉलेजेज होता है, सिविल एविएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड माय ट्रेड्स, इलेक्ट्रिकल एंड अदर थिंग्स। सो ही वॉज ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड एंड देन ही सेड कि आप कोई ऐसे आदमी का नाम बता सकते हो जो आपको यहाँ पे प्रमोट करने को तैयार हो। आई मीन ही वांटेड सम रेफरेंस। तो मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था। आई सेड कि नो, आई डू नॉट हैव एनी रेफरेंस एज सच। एंड देन ही सेड कि ओके, विल रिवर्ट बैक टू यू। और मैं वापस कोयम्बतूर चला गया। उसके 15 दिन बाद मुझे एक एयर इंडिया का रिटन एग्जाम था। आई पास्ड दैट एग्जाम एंड आई वॉज इंटरव्यूड। और वहाँ जाके जब मैंने रिसर्च किया एयर इंडिया के बारे में तो ये पता चला कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों का मर्जर हो रहा है और एक नई कंपनी बन रही है जिसे नासिल, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मिलके कोई नई कंपनी बन रही है, उसका नाम बताएं। एंड देन दे आस्क्ड कि अगर नासिल बनता है तो इंडियन एविएशन सेक्टर पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। मैंने रिसर्च वर्क अच्छा खासा किया था। दे वर सेटिस्फाइड माय आंसर और आई वाज सिलेक्टेड। आई आस्क्ड टाइम अगेन कि मैं ज्वाइन करूंगा जनवरी में। एक्चुअली जनवरी में ही मुझे ज्वाइन करना था क्योंकि कॉलेज से रिजिग्नेशन वगैरह की भी बात थी। खैर, तो इस बीच मैं पटना आया और पटना में आके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने लग गया। तो जो मेरे पसंद का काम था, कोचिंग में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, इसलिए फिर मैं 2 बार, हालांकि रिमाइंडर आया एयर इंडिया से, दमदम एयरपोर्ट पे जॉब था। आई डिनाइड दैट। और मैं, वो कहते हैं ना कि आपका प्रारब्ध अपना जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे लेके जाएगा। आपका बहुत इसमें कोई से है ही नहीं। अमूमन हर किसी के लाइफ में आपका प्रारब्ध आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ के लिए यू आर डेस्टिन्ड। तो खैर, मैं टेलीकॉम सेक्टर में गया और इधर कोचिंग भी पढ़ाता रहा। एनीवे, मैं बात कर रहा था इंडिगो की। तो जब उस समय मैं रिसर्च वर्क जो किया, उस दौर में कई सारे प्राइवेट एयरलाइंस थे। डेक्कन एविएशन था, एक जयपुर एयरपोर्ट बैंगलोर से ऑपरेट करता था। किंगफिशर था जो विजय माल्या के अय्यासियों की भेंट चढ़ गया। मैं गया तो नहीं कभी उस दौर में किंगफिशर में, पर यह सुना था कि कुछ ऐसे भी फ्लाइट्स हैं जहां बियर सर्व की जाती हैं। कई और एयरलाइंस, जैक्सन, अर्चना,
बहुत सारे गो एयरवेज एक था, उसमें भी मैंने रिज्यूमे भेजा था पर कॉल वहाँ से नहीं आया था। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर नैसिल का पतन क्यों हुआ और इंडिगो का उत्थान क्यों हुआ उस दौर में, क्योंकि मैं एविएशन में बहुत इंटरेस्ट रखता था तब, अभी भी, क्योंकि वो मेरा कोर इंटरेस्ट है, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 20 साल का एक्सपीरियंस था, इसी वजह से मुझे ये लगता था कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा एविएशन सेक्टर में भी, बट अल्टीमेटली एज आई सेड की प्रारब्ध है। खैर, तो इंडिगो के बारे में मुझे उस दौर में ये पता चला कि 2004 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी थी और उस दौर में प्रफुल्ल पटेल, जो शरद पवार के पार्टी के कोटे से, जिनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जिम्मा मिला था, और तब लगभग 63 एयरक्राफ्ट खरीदे जाने थे इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के लिए, एयरबस से, फ्रांस से और बोइंग यूएस से। और इवेंचुअली जब खरीद हुई तो 110 एयरक्राफ्ट की खरीद हुई और लगभग 70,000 करोड़ का ये बजट था उस समय। कई लोगों को इस पे संदेह था इस डील के ऊपर, और 2017 में एक सीबीआई ने एफआईआर भी दायर की थी और बाद में इल्ज़ाम यही था कि 22,000 करोड़ का चूना इन्होंने लगाया है नासिल, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। सीएजी रिपोर्ट में भी ये बात मानी गई थी। और इसके बाद ये हुआ कि जब गो एयरवेज भी लगभग गो एयरवेज उस समय इंडिगो से बड़ी फ्लीट हुआ करती थी उसकी। इसके बाद गो एयरवेज कम होने लग गया, डेक्कन खत्म ही हो गया था, किंग फिशर भी विजय माल्या के अयाशियों की भेंट चढ़ रहा था, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर कंपनी भी थी नेशनल, वो भी जो आईओसीएल वगैरह के लिए काम करती थी बॉम्बे हाई में। तो ये हुआ कि जितने प्रॉफिटेबल रूट्स थे उस समय के, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, वो सब इंडिगो को एक एक करके दिए जाने लग गए। ये हुआ, अब ये किसके प्रभाव में हुआ, क्यों हुआ, आई थिंक इट इज़ फॉर यू टू स्पेकुलेट, बट ये हुआ कि जितने नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स थे, लाइक दिल्ली टू जोरहाट, बॉम्बे टू जोरहाट, जहाँ पे 25-30% पैसेंजर भी नहीं होते थे, वो सब मिले किसको, नैसिल को। और जो प्रॉफिटेबल रूट्स थे गल्फ के और यूएस के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, वो सब किसके मिले, इंडिगो को। और इंडिगो की फ्लीट बढ़ती गई, इन्होंने काफ़ी एयरक्राफ्ट लीज पे भी लिए। और जो एविएशन रेगुलेट होता है जॉइंट एविएशन अथॉरिटी और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से, जिनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक तो एविएशन कंपनी कोई भी हाथ इसमें इसलिए नहीं डालना चाहता कि एविएशन कंपनी एक्चुअली है बहुत महंगा, क्योंकि हर आइटम जो वहाँ पे लग रहा है पार्ट नंबर के साथ और एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट सबका ही जरूरी है। जैसे एक स्क्रू जो बाजार में हम 15 रुपए का खरीदते हैं, अगर वही स्क्रू एक एयरक्राफ्ट में लगना है तो उसको एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट के साथ लगना है, पार्ट नंबर के साथ लगना है, और वो स्क्रू इवेंचुअली हो जाता है 15,000 का। जो दो लोग इंजन स्टार्टअप के समय जो 44 सेकंड का स्टार्टिंग होता है इंजन का, खड़े होते हैं एक फायर एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल लेके। उस पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का काम यह है कि अगर कभी फायर हजार्ड हो तो एक जो से नोजल होता है उसका, वो लगा के वो ऑपरेट करने के लिए। हालांकि ये होता कभी नहीं है, 10,000 में एक आधा बार हो गया तो हो गया, और सिर्फ खड़ा ही रहना है उसको 44 सेकंड इस इंजन के पास और 44 सेकंड उस इंजन के पास। और उसका कॉस्ट है 18,000 प्लस 18,000, 36,000। अगर 4 इंजन है तो 72,000। रख रखाव इसी तरह से बहुत कॉस्टली है, पार्किंग चार्जेस हैं, और हालांकि एटीएफ जो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल वो महंगा नहीं है, बट ऑल टुगेदर जो क्रू है, आई मीन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एक्सट्रीमली हाई, और ऑल आर टू बी रेगुलेटेड विथ FAA एंड JAA। तो जब इंडिगो सबसे बड़ी फ्लीट हो गई नेशनल एविएशन कंपनी लिमिटेड के स्लोली डिबैकल के साथ, इवेंचुअली हर रोज 20 करोड़ रुपए खर्च होने लगे पब्लिक एक्सचेकर के, और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डिसाइड करना पड़ा कि अब हम नहीं चला पाएंगे। हालांकि उसके पहले 30,000 करोड़
इन्फ्यूज किया था एक बार सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ही किया था, और इवेंचुअली तब भी नहीं हो पाया हो, तो फाइनली टाटा का एक सेंटिमेंटल इशू था जिसके वजह से उन्होंने खरीदा, और टाटा भी अब चला पाने में उनको भी दिक्कत हो रही है। देखो, इंडिगो को जो भी प्रॉफिटेबल रूट्स मिले तो हुआ ये कि उनकी एक तरह से मोनोपोली हो गई। आज लगभग 65% फ्लीट उनके कब्जे में है, मतलब 65% जो एयर ट्रैफिक है वो अकेले इट इज बीइंग कैटर्ड बाय द इंडिगो। और इस दौरान इंडिगो की जब मोनोपोली होने लग गई तो करने ये लगे कि इन्होंने बहुत सारे सिविल एविएशन रूल्स के साथ समझौते करना शुरू किए। क्रू का रेस्ट आवर्स, मेंटेनेंस, कई बार ऐसा भी हुआ कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहा है और एयर कंडीशंस आर ऑफ, पसीने पसीने हुए लोग। अहमदाबाद में अभी कुछ दिन पहले एक ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ था, लेकिन फिर भी डीजीसीए इनके ऊपर लगाम नहीं लगा पाया, बावजूद कि इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एफएए के और जेएए के हैं। अब ये कैसे कंप्रोमाइज हुआ? 2014 तक इनकी मोनोपोली लगभग हो चुकी थी मार्केट में, और इसके बाद तो सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और अब स्थिति ये हो गई है कि इन्होंने बहुत सारा काम मल्टी स्किलिंग के नाम पे, इंजीनियर फ्रेम का काम एक एमई को दे दिया और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट रेडियो रडार का काम दूसरे एमई को दे दिया, और जहाँ पे 6 लोग लगते थे वहाँ पे 2 लोगों को लगाया। सिमिलरली क्रू का रेस्ट आवर, एयर क्रू का रेस्ट आवर, पायलट्स एज वेल एज द होस्टेसेस, उनका रेस्ट आवर घटा दिया। जैसे अगर शिकागो में कोई एयरक्राफ्ट जाना है तो वन टीम हैज़ टू बी पोजिशन देयर ऑलरेडी प्रायरली, सो दैट कि उस एयरक्राफ्ट को लेके वो टीम आती, पर इवेंचुअली इन्होंने ये किया कि जो टीम लेके जाएगी थोड़ा रेस्ट के बाद वही टीम लेके आएगी। मतलब हर जगह इन्होंने पैसे बचाने शुरू कर दिए। और यही होता है जब किसी प्राइवेट कंपनी का मोनोपोली हो जाए कहीं भी। जैसे मैं टेलीकॉम सेक्टर का अगर एग्जांपल दूं आपको, अगर बीएसएनएल ना हो आज तो जियो, एयरटेल एंड अदर्स वो इतना ज़्यादा दाम बढ़ा के रखेंगे वॉइस, वीडियो और डेटा का, और जो कहेंगे वो आपको देना पड़ेगा। जैसे रोटी कपड़ा और मकान एक समय में जो रिक्वायरमेंट हुआ करता था, अब आज रोटी कपड़ा मकान के साथ मोबाइल भी जुट गया है। आदमी चाहे बड़ा हो, छोटा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को चाहिए वॉइस, वीडियो और डेटा। तो ऐसे में बीएसएनएल का सिग्निफिकेंस एक तो सिर्फ यही है कि बीएसएनएल के होने मात्र से काफ़ी हद तक आपका जो बजट है वो कंट्रोल में है कम्युनिकेशन का, टेलीकम्युनिकेशन का। एविएशन में अब वो बात नहीं, सेल्फ रेगुलेटरी फेयर है। लोगों ने दिल्ली से रांची आने का 60,000 दिया है और बॉम्बे से रांची आने का 80,000 तक दिया है पिछले 5 दिनों में, और गवर्नमेंट चुपचाप हाथ पे हाथ धरे देखती रह गई। ऐसे में अब आखिर होगा क्या, समाधान क्या है इसका? तो एकमात्र सॉल्यूशन है कि द एविएशन रूल्स आर टू बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको ट्रेन से चलना पड़े, दिक्कत हो लोगों को, फ्लाइट कम हो जाए, लेकिन ये जो इंडिगो वाले अभी 450 जहाज रखे हैं, 230 तक इनका प्लान है 600 का फ्लीट बनाने का, और इवेंचुअली 1000 का फ्लीट बनाने जा रहे हैं ये। तो आगे जाके ये इतने बेलगाम न हो जाएं कि डीजीसीए तक इनके सामने, अभी जो डीजीसीए ने सर्कुलर जारी किया था रिगार्डिंग रेस्ट आवर्स ऑफ द क्रूज, एंड दे डिड नॉट आउटराइटली डिनाई दैट, बट उसको एक्सेप्ट भी तो नहीं किया इन्होंने। तो कुल मिला के बात यही है कि अगर एविएशन सेफली चलना है, क्योंकि सेफ्टी इज द अटमोस्ट थिंग एयरक्राफ्ट में, आप जब जमीन से ऊपर जाते हैं तो आपके लिए क्या है? सेफ्टी, रिडंडेंसी। ये कायम करने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल्स इन्फोर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पहले क्या हुआ ये भूल के, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये जो लोग हैं, जो पैसे कमाने वाले लोग हैं, जिनके लिए पैसा इज वो एवरीथिंग, उनको रास्ते पे लाने का एकमात्र ही तरीका है, द गवर्नमेंट हैज़ टू कम एट द फोरफ्रंट एंड इन्फोर्स द रूल्स। चाहे नतीजा इसके आगे जो भी हो, बट सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज लोगों को इतना जो परेशानी हुआ
आज शाम तक इन्होंने बोला है कि हम पैसे रिफंड करेंगे। अरे तुम क्या रिफंड करोगे? जिन लोगों का इमोशनल लॉस हुआ उनका क्या रिफंड करोगे? जिनका मेडिकल इश्यूज रह गया, जिनके बच्चों की शादी में वो पहुंच नहीं पाए, जिनका इंटरव्यू छूट गया, क्या 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 रिफंड करोगे तुम? गवर्नमेंट प्लीज 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 लुक एट इट। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।